हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन से रिवीजन स्टार्ट कराया है। डिफरेंशिएशन कैलकुलस का पार्ट है। अब कैलकुलस के अंदर हमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 चैप्टर करने हैं और इन 5 चैप्टर को करने में अच्छा खासा समय लग जाता है। अब बाकी सिलेबस भी हमें कवर करना है, तो बाकी सिलेबस पीछे ना छूट जाए, तो मैंने डिसाइड किया है कि इसके साथ में पैरेलल में आपको कुछ चीजें और कराई जाएंगी। पैरेलल का मतलब ये है कि जैसे अभी मैं आपको कैलकुलस करा रहा हूं, उधर से आपको कुछ चैप्टर्स और कराए जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज मैं शुरू करने वाला हूं आपके साथ चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिलके एक यूनिट बनाते हैं जिसका वेटेज 10 मार्क का है। मतलब ये दोनों चैप्टर मिला के आपके पेपर में 10 मार्क के आएंगे। अब ये जो 10 मार्क है, ये इन दोनों चैप्टर्स का कलेक्टिव वेटेज है। कलेक्टिव वेटेज का मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि 5 का ये आएगा, 5 का ये आएगा। कलेक्टिव का मतलब कि मिला के 10 मार्क का आना है। कोई 7 का हो सकता है, कोई 3 का हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसे बनाता है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन के वीडियोस आ रहे थे। अब आपको कैसे मिलेगा कि दिन में 2 वीडियोस आपको मिलेंगे। इवनिंग के टाइम में आपको कैलकुलस से वीडियो मिलेगा और मॉर्निंग और आफ्टरनून के टाइम में आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से वीडियो मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा कि एक साइड से हम कैलकुलस करते चले जाएंगे और दूसरे साइड से हमारे बाकी चैप्टर्स होते चले जाएंगे। जैसे अभी हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर रहे हैं, फिर हम वेक्टर 3D उठा लेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी उठा लेंगे। तो इस तरीके से पैरेलल में हमारा सिलेबस बाकी भी कवर होता चला जाएगा, क्योंकि सिलेबस जल्दी करना भी पड़ेगा हमें, पेपर भी नजदीक आ रहा है और ढंग से हमें करना भी है सारा। तो आज मैं आप लोगों को मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट स्टार्ट कराने जा रहा हूं। अब दिक्कत क्या है कि बच्चों को लगता है कि उन्हें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आता है और बच्चे उसे कैजुअल भी लेते हैं और बच्चों को आसान लगता भी है। लेकिन आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि पेपर में आपसे सवाल बनते नहीं है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के। मोस्टली बच्चे 1 मार्कर में फंस जाते हैं और चैप्टर 4 से तो केस स्टडी का भी स्कोप बनता है, चैप्टर 3 से भी केस स्टडी बन जाता है। तो आप लोगों ने अपने प्री बोर्ड दिए होंगे, टर्म एग्जाम्स दिए होंगे, उसमें केस स्टडीज मिली होंगी, आपको डेफिनेटली मिली होंगी। तो चैप्टर 4 का केस स्टडी तो बच्चा फिर भी कर लेता है, लेकिन चैप्टर 3 के केस स्टडी में उसको दिक्कत आती है। तो ये जो मैं आपको रिवीजन स्टार्ट करा रहा हूं, इस तरीके से डिजाइन करी जा रही है ये आपके लिए कि जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें आपको हेल्प करेगा। हर तरह के प्रॉब्लम्स, चाहे वो 1 मार्कर हो, चाहे वो 2 मार्कर हो, चाहे वो केस स्टडी बेस में आए या 5 मार्कर हो, तो आप उसे आराम से बना लें। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आसान है, लेकिन उसे सीखना पड़ेगा, आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो सिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। जल्दी हो जाएगा ये चैप्टर्स, जल्दी यूनिट हम निपटा देंगे दोनों मिला के। तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद करें। देखिए भाई, मैट्रिसेस सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चे इस चैप्टर को, मैट्रिसेस को। तो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना, बिल्कुल बीच में, मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे। बिल्कुल डिटेल मतलब कि मैं ऐसे नहीं होगा कि ऐड करना सिखा रहा हूं, मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं। मेन जो चीजें हैं, मेन जो बेसिक कंसेप्ट है, उन्हें सीखने पे हमें जोर देना है। मेनली मैट्रिक्स को जानना है अच्छे से, रूट लेवल से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट कर देता हूं मैं मैट्रिक्स की। क्या डेफिनेशन है मैट्रिक्स की? मैट्रिक्स कहलाती है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट a rectangular arrangement of numbers or functions। पूरा लिख देते हैं, a rectangular arrangement of numbers or functions is called matrix। नंबर्स और फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है, आसान सी भाषा में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अरेंजमेंट। अगर आप लोगों को 11th क्लास याद हो, 11th क्लास में आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो वहां परम्यूटेशन में अरेंजमेंट आपने सुना होगा। तो यहाँ पे भी उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा, वो हम देखेंगे कैसे होगा। तो अभी हाल फिलहाल डेफिनेशन समझते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर और फंक्शंस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का और फंक्शंस का,
तो इसको मैट्रिक्स कहते हैं। सब लोगों को पता है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं डेफिनेशन की, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, जैसे यहां पर 1 है, x है, sin x है, तो इन्हें कहा जाता है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या फिर मैट्रिक्स की एंट्रीज। एलिमेंट्स बोल लीजिए चाहे मैट्रिक्स का एंट्रीज बोल लीजिए, बोथ आर द सेम। तो स्टार्ट करते हैं, ये सब आपको पता है। अब जरा मैट्रिक्स का हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैथमेटिकली मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं और मैट्रिक्स दिखती कैसे, इसी पे ही ध्यान देना है। तो देखो, सबसे पहली बात याद रखना कि मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, जैसे मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी एंड सो ऑन। कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। लिखते कैसे मैट्रिक्स को, ध्यान से देखना। ये एक मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। एक एक चीज को डिकोड करेंगे क्योंकि यहीं से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनना। मैट्रिक्स ए ऐसा लिखा है। अब एक एक चीज बताते रहो क्या क्या है। सबसे पहले ए आई जे। ए आई जे पे तो बहुत काम करना है। ए आई जे होते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या मैट्रिक्स की एंट्रीज, ये आपका ए आई जे होता है। अब यहाँ पे एम क्या बताता है, एम बताता है कि एक मैट्रिक्स में कितने रोज हैं। एन क्या बताता है, एन बताता है कि एक मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं। एम बताता है नंबर ऑफ रोज और एन बताता है नंबर ऑफ कॉलम। जैसे यहां पर आ जाओ, एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 6, मैं जानना चाहता हूं कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं। तो ध्यान से देखिए, रो कौन होते हैं, जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रोज होती हैं, और जो इस तरीके से ये वर्टिकल होते हैं ये मैट्रिक्स के कॉलम्स होते हैं। तो पहले रो काउंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल कितनी रोज है मेरे पास, 1 और 1 2, ये पहला रो और ये दूसरा रो। और वर्टिकल कितने दिए हुए, कॉलम्स 3, तो C1 C2 और C3। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो थे, 2, और कितने कॉलम थे, 3। लाइकवाइज एक और देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसमें कितने रोज हैं, पहले हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं, 1 2 3, 3 इसमें रोज है। कॉलम्स कितने हैं, 3 ही इसमें कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 3 कॉलम है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं आपको मैं, याद रखना। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो देखिए एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है कि उस ऑर्डर से क्या सेंस है। एक मैट्रिक्स के ऑर्डर से, तो मैट्रिक्स के ऑर्डर से ये सेंस है, ये उसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर में से मतलब क्या है हमारा, कि कितने उस मैट्रिक्स में रोज हैं और कितने उसमें कॉलम्स हैं। तो एक मैट्रिक्स को लिख के ऑर्डर को लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है m क्रॉस n। एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे डिनोट करते हैं, m क्रॉस n। m क्रॉस n क्या बताता है कि उस मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज हैं एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसको पढ़ते कैसे, कई लोग इसको m क्रॉस n पढ़ते हैं, कई लोग इसको m बाय n पढ़ते हैं, कई लोग इसको m इंटू n पढ़ते हैं। सारे ठीक है, जो तुम्हें पढ़ना है वो पढ़ लो। बस ये ध्यान रखना कि ऑर्डर क्या बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका मतलब उसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। जैसे मैंने कहा है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4 क्रॉस 1, इसका मतलब उसमें 4 रो हैं और 1 कॉलम है। पहले वाला नंबर रो को डिनोट करता है, बाद वाला नंबर कॉलम को डिनोट करता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, एक यहां पे ऑब्जर्वेशन बताएंगे 2 मिनट के बाद, ध्यान से देखिए। पहली चीज देखो, मान लो एक मैट्रिक्स दी है मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये मुझे एक मैट्रिक्स दी हुई है। अब आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा। सबसे पहली चीज, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का क्या मतलब है, उसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। पहले रो काउंट करिए, तो रो है इसमें 1 2 3 और एक 4, 4 तो इसमें रो है, क्रॉस लगाइए। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही इसमें कॉलम है, तो 4 ही इसमें रो है, 4 ही इसमें कॉलम है। तो ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का 4 क्रॉस 4। इट मीन्स ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, या फिर आप कह सकते हो 4 बाय 4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, ग्रेट। नंबर 2, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह लो या नंबर ऑफ एंट्रीज कह लो।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन बता दे रहा हूं यहां पे, एक ऑब्जर्वेशन के लिए जगह छोड़िए। ऑब्जर्वेशन क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानने हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू एन। तो किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, m इंटू एन। तो अभी हाल फिलहाल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 इंटू 4। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 16। थर्ड पार्ट यहां देखिए, अब इसको डिकोड करने जा रहे हैं aij को। aij क्या होता है, ध्यान से सुनना। मुझे निकालना है a12। तो देखिए a स्टैंड्स फॉर एलिमेंट, छोटा a स्टैंड्स फॉर एलिमेंट, ये याद रखना। छोटा a एलिमेंट की बात करता है, छोटा a का मतलब एंट्री की बात हो रही है। अब सुनिए, एलिमेंट, ये पहला वाला जो नंबर है ये रो को डिनोट करता है, दूसरा वाला नंबर कॉलम को। सो a12 का मतलब है फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री। पहले वाला क्या लिखा है, देखो मैं दोबारा लिख के दिखा रहा हूं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। a12 पहले वाला नंबर रो को डिनोट करता है, मतलब फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री। तो व्हाट इज फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, 2। सो a12 इज 2। सपोज कोई आपसे ये पूछे a32, इसका मतलब थर्ड रो की सेकंड एंट्री। तो थर्ड रो की सेकंड एंट्री कितनी है, 10। कोई आपसे पूछे a41, इट मींस फोर्थ रो का फर्स्ट एंट्री। फोर्थ रो का फर्स्ट एंट्री कितना है भाई, 30 है। तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो व्हाट इज aij, इट मींस ith j का, सॉरी ith रो का jth एंट्री, या ith रो का jth एलिमेंट। एंट्री को एलिमेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आपको। अब सपोज एग्जामिनर आपसे ये कहे कि ये फाइंड कर दो a11 a12 माइनस a21 a22। तो देखिए a11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री 1 इंटू a12 फर्स्ट रो का सेकंड एंट्री 2 माइनस सेकंड रो का फर्स्ट एंट्री 5 इंटू सेकंड रो का सेकंड एंट्री 6। तो ये कितना हो गया, 2 माइनस 30, इट मीन्स माइनस का 28। इस तरीके से ये किया जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ये बेसिक बेसिक बातें हैं, ये सब आपको पता है। जल्दी जल्दी से इसको गो थ्रू कर रहे हैं बस हम। अब मेरी बात सुनिएगा, ऑर्डर समझ में आना चाहिए मैट्रिक्स का। ऑर्डर के बिना कुछ नहीं होने वाला मैट्रिक्स में, याद रखना। देखिए नहीं, कुछ बता रहा हूं मैं आपको, जैसे एक छोटी छोटी चीजें देखिए। इस मैट्रिक्स का अगर मुझे ऑर्डर जानना है तो ऑर्डर के लिए पहले नंबर ऑफ रोज देखिए, 1 2 3, 3 इसमें रो है। नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए, एक ही कॉलम, तो 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर जानना है। रो कितनी है, 1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है। कॉलम देखिए, 1 2 3 4, 4 इसमें कॉलम है, तो 1 रो है और 4 इसमें कॉलम है। एक और देखते हैं, ये मैट्रिक्स देखिए, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। इस तरीके से इसको पकड़ा जाता है। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से जरा, मैंने आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एंट्रीज बता दिया एक मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, गिन के भी निकाले जा सकते हैं, बट आप ऐसे पढ़ लो ना। इस मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज है, 4। ठीक है, ग्रेट। अब कुछ ना क्वेश्चंस देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, मजा आएगा आपको। If a matrix has 8 elements, अगर एक मैट्रिक्स के पास एलिमेंट्स 8 हैं, so then what are the possible orders it can have? मतलब अगर एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स हैं, मतलब एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, mn। सो mn दिया हुआ है आपको 8, मतलब 2 नंबरों का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, 8। तो कहता है कि उस मैट्रिक्स के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि किन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके आपको 8 मिल सकता है। आसान भाषा में आप 8 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिख लीजिए। तो देखिए भाई, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे, आपको 8 एंट्रीज चाहिए एक मैट्रिक्स में। पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे 8 क्रॉस 1 हो सकता है, 1 क्रॉस 8 हो सकता है, जितने भी 8 के फैक्टर है सारे बना दो। 2 क्रॉस 4 हो सकता है और 4 क्रॉस 2 हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल फैक्टर नहीं है। तो जिस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट होंगे उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 8 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2। और देखिए, अगर कोई आपसे कह दे कि एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं,
तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है, 12 के सारे फैक्टर बना दो, 1 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 1, फिर 2 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 3। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कोई कह दे कि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे उसके, 24 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 6। जितने पॉसिबल फैक्टर है सारे बना दो। इसके अलावा आई थिंक और कोई फैक्टर है ही नहीं इसका पॉसिबल। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हो गया। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो इन्हीं में से कोई एक पॉसिबल ऑर्डर उसका होगा। लाइकवाइज अगर कोई आपसे कह दे कि एक मैट्रिक्स में ना भाई 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर एक मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हुए, देखिए ध्यान से जरा। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो मैट्रिक्स 1 क्रॉस 5 की होगी या फिर वो मैट्रिक्स 5 क्रॉस 1 की होगी। अगर कोई कहता है कि किसी मैट्रिक्स में 17 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है उस मैट्रिक्स के, एक 17 क्रॉस 1 हो सकता है और एक 1 क्रॉस 17 हो सकता है। बेसिक क्वेश्चन है, आराम से हो जाता है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब जरा एक छोटी सी चीज को समझ लो, ये बहुत काम आने वाली है। ध्यान से सुनना, एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं 3 क्रॉस 3 की। 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 उसमें रो ले रहा हूं, 3 उसमें कॉलम। सही है भाई, जरा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 इसमें रो है, 3 इसमें कॉलम। अब जरा ध्यान से देखिए, एक एक चीज को डिकोड करेंगे, बहुत काम आने वाली चीजें। इसको पकड़ते हैं पहली रो को, तो ये जो पहला एलिमेंट है ये तो पहले रो की पहली एंट्री है, मतलब A11 है ये, दिस इज A12, दिस इज A13, ये A21 है, ये A22 है और ये A23 है, ये A31 है, ये A32 है और ये A33 है। समझ रहे हो कि नहीं? तो एंट्रीज का थोड़ा ज्ञान रखना कि एंट्रीज है क्या, कैसी एंट्रीज हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना। अभी बहुत काम करना है इसके ऊपर हमें। एक छोटी सी चीज और देखिए, चलिए पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन है, ट्रेंड में है इस तरह के प्रॉब्लम्स, जैसे स्टार्टिंग में दिखा रहा हूं ऐसा तो नहीं, जो दूसरे क्वेश्चंस दिखाऊंगा वो, बट स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, A बराबर Aij, whose elements are given by, whose elements are given by, पहला पार्ट Aij दिया आपको I प्लस J। तो देखिए भाई सोल्यूशन गोज लाइक दिस, आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। सो लेट कर लो A को 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 का मतलब उसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, टोटल 4 एंट्री होंगी उसमें। 2 क्रॉस 2 का मतलब टोटल 4 एंट्री होंगी। कैसे? जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री यहाँ आएगा, फर्स्ट रो का सेकंड एंट्री यहाँ आएगा। आप फर्स्ट रो का थर्ड एंट्री नहीं लिख सकते क्योंकि मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 2 की है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 से ऊपर नहीं जाएंगे। आगे आ जाइए, सेकंड रो का फर्स्ट एंट्री और सेकंड रो का सेकंड एंट्री, तो इस तरीके की 4 एंट्री निकल के आएंगे आपके। तो आपको ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आपको A11, A12, A21 और A22 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? ये दिया हुआ है ना आपको Aij, सो Aij कितना दिया हुआ है, I प्लस J। तो Aij का मतलब इन दोनों को जोड़ दो बस। सो व्हाट इज A11, 1 प्लस 1 मतलब 2, व्हाट इज A12, 1 प्लस 2 मतलब 3, व्हाट इज A21, 2 प्लस 1 मतलब 3, व्हाट इज A22, 2 प्लस 2 मतलब 4। तो ये सारी वैल्यू आ गई, तो उठा के A में डाल दो। सो देयरफॉर व्हाट इज A, A11 के प्लेस पे 2, 12 के प्लेस पे 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 4। तो ये आपका मैट्रिक्स A बन गया। सपोज इसी क्वेश्चन में Aij आपको ऐसा दिया होता, मॉड I माइनस J अपॉन 2, तो निकालते हैं इसको जरा, देखिए ध्यान से। लेट मैट्रिक्स A इज A11, A12, A21 और A22। तो आपको पहले ये सारी एंट्रीज निकालनी पड़ेंगी, A11, A12, A21 और A22। ये कैसे निकालोगे? ये दिया तो है आपको Aij, तो इसकी हेल्प से निकाल लो। तो देखो Aij का मतलब क्या है, Aij का मतलब है मॉड I माइनस J डिवाइडेड बाय 2।
तो व्हाट इज A11, ये I है और ये J है, तो मॉड 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0। व्हाट इज A12, मॉड 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर बचा -1 बट मॉड से बाहर होके वो +1 हो जाएगा, सो इट इज 1/2। A21 मॉड 2 माइनस 1/2 मतलब 1/2। व्हाट इज A22, मॉड 2 माइनस 2/2 मतलब 0। ये सारी वैल्यूज वहां पे फिल कर दीजिए। मतलब कहने का कि वो AIJ को अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज कर देगा और अकॉर्डिंगली आपको मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मैं और बना देता हूं एग्जांपल, ये सब 3.1 के अंदर है। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बनाया आपका AIJ, देखो मैं एक नए तरीके का बनाता हूं, I² प्लस J²। AIJ का मतलब क्या हो गया अब, I² प्लस J²। तो यही सब निकाल के दिखा दे रहा हूं मैं यहाँ पे। तो व्हाट इज A11, 1² प्लस 1² मतलब 2। व्हाट इज A21, 2² प्लस 1² मतलब 5। व्हाट इज A12, 1² प्लस 2² मतलब 5। व्हाट इज A22, 2² प्लस 2² मतलब 8। अच्छा सपोज AIJ आपको ऐसे ना दे के ऐसा दे दे, J का पावर I, मतलब कुछ भी उसका मन करे वैसे बना सकता है वो, मल्टीपल तरीके हैं उसके बनाने के। देखिए भाई जरा ध्यान से, तो व्हाट इज A11, तो J का पावर I, ये पीछे वाला J है तो 1 का पावर 1। व्हाट इज A12, J का पावर I, 2 का पावर 1 मतलब 2। व्हाट इज A21, J का पावर I, 1 का पावर 2 मतलब 1। व्हाट इज A22, 2 का पावर 2 मतलब 4। सारे वैल्यूज वहां फिल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से सारी चीजों को टैकल किया जा सकता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए जरा। ये तो 2x2 की मैट्रिक्स उसने कंस्ट्रक्ट कराई है, ये तो 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कराई है, जरूरी थोड़ी वो 2x2 की पूछेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो ऐसा कह दे 3x2 की मैट्रिक्स बनाई है। अब 3x2 की मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, 3 उसमें रो होंगी और 2 उसमें कॉलम होंगे। तो मैट्रिक्स को कैसे लेट करोगे, 3 रो और 2 कॉलम, तो A11 A12। सेकेंड एंट्री से ऊपर नहीं जा पाओगे, है ना, क्योंकि 2 कॉलम होंगे ना, ये फर्स्ट कॉलम आ रहा होगा और ये सेकेंड, वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। 3 रो चाहिए ना, सो A21 A22 और ये A31 और यहाँ पर A32। अब इन सबको निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ AIJ का वैल्यू दिया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बना लेना। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चंस ट्रेंड में हैं, क्या चीजें एग्जाम में आजकल आ रही हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। पहले एक छोटी सी मैट्रिक्स को ऑब्जर्व कर लो मेरे हिसाब से। एक 3x3 की मैट्रिक्स पे एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, बहुत काम आएगा। एक 3x3 की मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह की एक 3x3 की कॉमन मैट्रिक्स दिखती है। जरा इसको देखिए, लेफ्ट टू राइट आना नीचे की तरफ। ये डायगोनल देखिए, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल कह लो या मेन डायगोनल कह लो। जब भी मैट्रिक्स की बात होगी डायगोनल की, तो इसे लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे, इसे डायगोनल बोला जाता है। तो ये मैट्रिक्स का डायगोनल है, इसे चाहे प्रिंसिपल डायगोनल कह लो चाहे इसे मेन डायगोनल कह लो। अच्छा देखो, एक मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है AIJ। तो ये जो AIJ है ये मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज को देखिए। डायगोनल एंट्रीज में क्या है, A11 A22 और A33। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, डायगोनल एंट्रीज में क्या है, I और J बराबर होते हैं। तो जब जब I और J बराबर होगा तो कौन सी एंट्रीज मिलेंगी, डायगोनल एंट्रीज। चेक करके देख लो ना, A11 A22 A33। तो जब भी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जब भी इस तरह की एंट्री आएगी समझ जाना वो डायगोनल की एंट्री है। तो डायगोनल एंट्री का मतलब I बराबर J होगा। तो AIJ में अगर तो I बराबर J है तो वो एंट्री डायगोनल एंट्री को रिप्रेजेंट करती होगी। अगर I J के बराबर नहीं है तो बाकी अदर एंट्रीज कह लो या फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज। जैसे यहां देखो 1 2 ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो नॉन डायगोनल है। A21 बराबर नहीं है ना, तो नॉन डायगोनल है। 31 बराबर नहीं है ना, तो नॉन डायगोनल है। तो डायगोनल एंट्री का मतलब I बराबर J होता है, ठीक है, याद रखना। आप देखिए कितना शानदार क्वेश्चन कराते हैं। जिसे पता है वही कर पाएगा, जिसे नहीं पता उसे वो तो बंगले झाकेगा एग्जाम में। देखो भाई ध्यान से जरा, क्वेश्चन है
कंस्ट्रक्ट a 2x2 matrix, a 2x2 matrix A बराबर aij, where, अब देखो aij कैसे डिफाइंड करके दिया है उसने, ऐसा फंक्शन देखते तो बच्चों को नानी याद आ जाती है कि पता नहीं क्या दे दिया एग्जाम में। बहुत ध्यान से सुनना। एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। 2x2 की मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ भाई? दो उसमें रो होंगे, दो उसमें कॉलम होंगे। एंट्रीज कैसे दी हुई है, ध्यान से सुनना। aij का मतलब मैट्रिक्स की एंट्रीज, मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। तो कैसे दिए हुए हैं? मैट्रिक्स की एंट्री दो ही तरह की है, या तो एंट्री 0 हो रही है या फिर एंट्री 1 हो रही है। मैट्रिक्स की एंट्री 0 कब होंगी? जब i बराबर j होगा। अरे i बराबर j किसे रिप्रेजेंट करता है? डायगोनल एंट्रीज को। तो ये डायगोनल एंट्रीज है, मतलब डायगोनल एंट्रीज कितनी है? 0। जब i j के बराबर नहीं होगा तो कौन सी एंट्रीज होंगी? नॉन डायगोनल कह लो या फिर अदर एंट्रीज कह लो। तो वो अदर एंट्रीज कितनी है? 1। तो हो गया, ये तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो व्हाट इज मैट्रिक्स ए ओवर हियर? ये डायगोनल है, डायगोनल एंट्रीज कितनी दी हुई है? 0। नॉन डायगोनल कितनी दी हुई है? 1। बन गई मैट्रिक्स। देखिए कितना काम आसान हो गया। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ वो फंक्शन पढ़िए और हो गया काम। तो इस तरीके से किया जाता है इसको। तो ये ध्यान रखना, ये ai j, i और j बहुत परेशान करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सीखते जाइए बस इसको। ये बेसिकली इसलिए बनाया जा रहा है ये जो रिवीजन सीरीज है कि ताकि आप लोगों को बढ़िया से चीजें आ जाएं। मैट्रिक्स तो आप लोगों को आता है, जो नहीं आता वो यहाँ सीख लीजिए, फटाफट फटाफट रिकॉल कर लीजिए। भाई इन चैप्टर्स में तो मार्क्स नहीं गंवाने ना आप लोगों को। भाई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, वेक्टर 3D हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो पूरे पूरे मार्क्स सिक्योर करने वाले चैप्टर है। मार्क्स कटवाने के लिए तो और चैप्टर बैठे हैं ना, इनमें क्यों कटवाने हैं? ध्यान से सुनिए जरा। मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन बता दिया। अब एक बहुत कमाल की चीज देखिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की इक्वालिटी की बात कर रहा हूं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। देखिए भाई, पहले एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी, इन्हें इक्वल कब कहा जाएगा? पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो बेसिक बात है। दूसरी बात, सेम एंट्रीज, करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए, मतलब अगर मैं लिख रहा हूं एक मैट्रिक्स 1 2, सॉरी कुछ और लिख लेते हैं यहाँ पे, x y w z, और यहां लिख दिया मैंने a b c d। तो इन दोनों मैट्रिक्स को अगर बराबर होना है तो आमने सामने वाली मैट्रिक्स सेम, एंट्री सेम होनी चाहिए। मतलब x बराबर होना चाहिए a के, y बराबर होना चाहिए b के, w बराबर हो c के, और z बराबर होना चाहिए d के। ऐसा होना चाहिए अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो। मतलब कहने का, अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है 3 2 4 1, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं हो सकती। हालांकि ये भी 1 2 3 4 से बनी है, ये भी 1 2 3 4 से बनी है, बट करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखिए ना, आमने सामने की एंट्रीज, यहाँ 1 है और वहां पे 3 है, तो ये बराबर नहीं हो सकते। कॉमन सेंस की बात है। 1 2 3 4 मैट्रिक्स किसके बराबर हो सकती है? 1 2 3 4 के, खुद के ही बराबर होगी, और किसके बराबर होगी? आइए इस पे एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, बढ़िया बढ़िया। ये तो बहुत काम का कंसेप्ट है, देखिए भाई ध्यान से जरा। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y for which the matrices this and this are equal। तो कहता है x और y की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। तो ध्यान से सुनिएगा जरा। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। गिवन क्या है? 4 - x 3 4y 5, ये इक्वल है आपका 1 3 2y - 5, और उधर एंट्री कितना है? 5। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपको बराबर दी हुई हैं। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होती है। तो यहाँ पे ये वाला एंट्री कितना है? 4 - x, और ये वाला एंट्री कितना है? 1।
सो 4 माइनस एक्स इज 1 और यहाँ पे 4y है और वहाँ पे कितना है 2y माइनस 5। तो देखो यहाँ से x निकल जाएगा, ये हो गया आपका 2y इज माइनस 5। सो हेंस यू कैन चेक x इज 3 एंड y इज माइनस 5/2। तो इस तरीके से टैकल किया जा सकता है सारी चीज़ों को। आसान है, कोई मुश्किल चीज़ थोड़ी है, मैक्सिमम चीज़ें तो आप लोग जानते ही हो पहले से। चलिए ठीक है, अब जो सिखाने जा रहे हैं उसे भाई ध्यान से जहन में बिठा लेना, बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं इनसे जो सिखाने जा रहे हैं आपको। ये सब तो बेसिक चीजें थी। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। वहां से 1 मार्कर क्वेश्चंस बहुत 1 मार्कर बनते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के टाइप्स देखते हैं। पहला मैट्रिक्स मेरी तरफ से, रो मैट्रिक्स। अच्छा, यहां साइड में एनालाइज भी करते चलेंगे साथ साथ। एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ये। कैसे दिखती है मैट्रिक्स? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है m क्रॉस n का, जिसमें नंबर ऑफ रोज है m, नंबर ऑफ कॉलम्स है n और aij उसकी एंट्रीज है। ठीक है, आइए सबसे पहले मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, लिखवाऊंगा नहीं, बताऊंगा। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो, जिसमें एक सिंगल रो हो। कैसी दिखेगी मैट्रिक्स? आ जाओ, जैसे ये एक रो मैट्रिक्स है, चेक करो, इसमें रो है 1, कॉलम है 3, कॉलम पे बाउंडेशन नहीं है। जैसे एक मैट्रिक्स लिखी मैंने 1 2, रो इसमें 1 है, कॉलम इसमें 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 क्रॉस 2। ये मैट्रिक्स एक ही रो है, एक ही कॉलम है, सो इट इज अ रो मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स का क्या सेंस है कि उसमें एक सिंगल रो होनी चाहिए। मतलब ये जो m है, इस m को 1 होना पड़ेगा, तभी तो सिंगल रो बनी। तो जब भी रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि उसमें जो m है, m को 1 पे फिक्स होना पड़ेगा, तभी तो एक रो आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। इस पे 1 मार्कर सवाल बनाता हूं। एक क्वेश्चन देखिए, इफ a बराबर aij m क्रॉस n। पहला सवाल, a इज अ रो मैट्रिक्स। a को रो मैट्रिक्स कब कहेंगे? 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन m1 होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन n1 होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन m1 n से बड़ा होना चाहिए, चौथा ऑप्शन nm से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो a एक रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 1। तो नंबर ऑफ रोज का मतलब m उसमें 1 होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए नंबर 2, कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे रो मैट्रिक्स का मतलब क्या था? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल कॉलम हो। तो किस तरह की दिखेगी? ऐसी 1 2 3। अब देखो इसमें रो तो 3 है लेकिन कॉलम 1 है। लाइकवाइज रो इसमें 2 है, कॉलम 1 है। लाइकवाइज एक ही रो है, एक ही कॉलम है। तो ये सारी कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स का क्या सेंस है कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होने चाहिए, मतलब उसका n 1 फिक्स होना चाहिए। मतलब n का वैल्यू 1, m जो मर्जी होता रहे, m पे कोई कंडीशन नहीं है, n 1 होना चाहिए। तो आइए दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं इस पे। सो a इज अ कॉलम मैट्रिक्स। क्या कंडीशन हुई भाई? m बराबर 1, दूसरा पार्ट n m से छोटा, तीसरा पार्ट m n से छोटा, चौथा पार्ट नन ऑफ दीज। अब भाई मुझे बात बताओ, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें 1 होना चाहिए, मतलब n 1 होना चाहिए। क्या किसी ऑप्शन में आपको n 1 दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 3, ये है कमाल की चीज, जीरो मैट्रिक्स, या इसको कई लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स का क्या सेंस है? जीरो मैट्रिक्स का सेंस है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। उसमें ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, उसकी सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, जितने मर्जी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। मतलब ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। सारी एंट्री, मतलब अगर बीच में यहां कहीं 1 लिख दूं तो ये जीरो मैट्रिक्स
नहीं कहलाएगी। तो जीरो मैट्रिक्स का क्या सेंस है कि उस मैट्रिक्स की सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, और जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ओ, कैपिटल ओ या जीरो बना के इस तरीके से। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब सारी एंट्री जीरो। दैट इज, ध्यान से सुनना, जीरो मैट्रिक्स का मतलब वो एक मैट्रिक्स है, ये डेफिनेशन बता रहा हूं आपको जीरो मैट्रिक्स की। सो इफ ए इज जीरो मैट्रिक्स, सो देन सारी एंट्रीज मतलब ए आई जे इज जीरो। ये सिंबल आप लोगों को पता होगा, चलो जब चैप्टर 1 पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है, याद रखना। सारी एंट्रीज, एक भी एंट्री नहीं छूटनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन है जीरो एंट्रीज की, जीरो मैट्रिक्स की, कि सारी एंट्री ए आई जे इज जीरो फॉर ऑल आई जे। फॉर ऑल आई जे मतलब आई और जे जो मर्जी हो जाए, मतलब कोई सी भी एंट्री हो वो एंट्री जीरो होनी चाहिए। आइए इस पे एक 1 मार्कर करते हैं। तीसरा सवाल, A is a null matrix if, पहला पॉइंट, aij is 1, दूसरा पॉइंट i बराबर j, तीसरा पॉइंट aij is 0, चौथा पॉइंट m बराबर 1। तो नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। तो सारी एंट्री जीरो तो ये दिख रही है मुझे, सो दिस इज ए आई जे इज जीरो। तो ये नल मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है, और ये नल मैट्रिक्स पे क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। ठीक है, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। और याद रखना नल मैट्रिक्स को जीरो से डिनोट कर, जीरो या कैपिटल लो कह लो, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, एक काम की मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं, मतलब उस मैट्रिक्स में m और n बराबर होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसमें 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है। ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, इसमें 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ रोज इज सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दोनों के दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, याद रहेगा ये बात। अच्छा देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। ये है 1 क्रॉस 1। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ना हम 2 क्रॉस 2 नहीं बोलते, हम कह देते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मतलब 3 क्रॉस 3। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 मतलब 1 क्रॉस 1। तो स्पेशल मेंशन है कि इस तरीके से भी एग्जाम में मिल सकता है। जब मैं लिख दूं कभी कभार एग्जाम में कोई भी लिख दे कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब 3 क्रॉस 3 की बात हो रही है। ऐसा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कहा जा सकता है और किसी मैट्रिक्स के लिए नहीं कहा जा सकता। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। तो चौथा सवाल बना देते हैं यहीं से। देखिए भाई, A is a square matrix if, पहला I बराबर J, दूसरा M बराबर N, तीसरा M बराबर 1 और चौथा N बराबर 1। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो रो और कॉलम को तो M और N डिनोट करते हैं, तो मतलब M बराबर N होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लो उस साइड का, रब करूंगा, इधर से भी रब करेंगे भाई। तो याद रखना 4 बताई हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, मैं ऊपर से रब कर रहा हूं। 5वीं, ये बड़े कमाल की मैट्रिक्स है। जब क्वेश्चंस दिखाऊंगा ना कि सीबीएसई कैसे कैसे क्वेश्चन बनाती है, तब आपको पता लगेगा कि क्यों बताया जा रहा है ये सब। डायगोनल मैट्रिक्स, देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहली बात याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मतलब नॉन स्क्वायर को डायगोनल नहीं बोल पाएंगे। सबसे पहली शर्त तो स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरी शर्त, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं,
इस मेन डायगोनल को छोड़ दो, इसको भूल जाओ, इसे छुपा लो, इसे हाइड कर लो। इस मेन डायगोनल के अलावा हर एक एंट्री 0 होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कैसी मैट्रिक्स को याद रखना, सबसे पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब 2x2 की हो, 3x3 की हो, 4x4 की हो, ऐसी मैट्रिक्स हो। दूसरी चीज, उसका मेन डायगोनल भूल जाओ, छुपा लो, उसे हाइड कर लो। मेन डायगोनल में क्या लिखा है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेन डायगोनल के अलावा ऊपर नीचे सारी एंट्री 0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेन डायगोनल को भूल जाओ, सारी एंट्री 0 है ऊपर भी और नीचे भी, तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ भाई, मेन डायगोनल छुपा लो, ऊपर नीचे सारी एंट्री 0 है, तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ भाई, इसे भूल जाओ। आपको ये ध्यान नहीं देना कि सर डायगोनल में 0 आ गया, तो डायगोनल में 0 आने दो, डायगोनल को देखना ही नहीं है कि डायगोनल मैंने हाइड कर दिया। अब डायगोनल को छोड़ के ऊपर नीचे देखो, सारी एंट्री 0 है, सो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक और देखिए एग्जांपल, हाँ भाई, मेन डायगोनल छुपाया, ऊपर की सारी एंट्री 0 है, बट नीचे गड़बड़ आ गई भाई, यहां 1 आ गया, तो ये एंट्री भी कैसी होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी। सो इट इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है, मेन डायगोनल को छोड़ के ऊपर नीचे की सारी एंट्री 0 होनी चाहिए, तो इस तरह की मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, इसको देखते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के लिए। हाँ भाई, मेन डायगोनल छुपाओ, क्या ऊपर की सारी एंट्री 0 है, बिल्कुल है। क्या नीचे की सारी एंट्री 0 है, बिल्कुल है। सो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। बट यहां से कोई कंक्लूजन मत निकाल लेना ये 0 मैट्रिक्स है, इट इज अ 0 मैट्रिक्स। तो ये कंक्लूजन मत निकाल लेना कि 0 मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहली शर्त तो ये है कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। और 0 मैट्रिक्स का स्क्वायर होना कहां जरूरी है, ये भी तो एक 0 मैट्रिक्स है, ये भी तो एक 0 मैट्रिक्स है, ये भी तो एक 0 मैट्रिक्स है, तो ये कहां डायगोनल हो सकती है, क्योंकि डायगोनल बनाने के लिए पहले उसका स्क्वायर होना मैंडेटरी है। हाँ, 0 मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, बट उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना मैंडेटरी है, याद रखना। सो आई होप आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स समझ चुके हैं क्या होता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, 5 5 5 0 0 0 0 0 0, इसे छुपाओ, सब 0, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब देखिए, बड़ी दिक्कत है भाई, एक एग्जांपल लिख के छोड़ देता हूं मैं यहां पे। ये है भाई, जब ये पिक्चर में आता है तो आफत आती है। स्केलर मैट्रिक्स, पहली चीज, स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी होनी चाहिए। देखते रहिए, पहली शर्त कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, दूसरी शर्त वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब मेन डायगोनल को छोड़ के ऊपर नीचे सब 0। तीसरी एक शर्त और करानी पड़ेगी फॉलो, कि सारी ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, सारी डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे इधर आ जाओ, एग्जांपल देते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। सबसे पहले डायगोनल को छुपाओ, ये भी 0, ये भी 0, परफेक्ट है। ये सारी एंट्री सेम होनी चाहिए, अगर सारी एंट्री सेम है तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं है। जैसे यहां आ जाओ, इसे छुपाओ, ऊपर 0 नीचे 0, परफेक्ट है। लेकिन ये सारी एंट्री सेम कहां है, अगर सारी एंट्री सेम नहीं है तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, अगर सारी एंट्री सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स है। अब जैसे मैं यहां बता रहा हूं, ये सारी एंट्रीज सेम है तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। बट ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल है, स्केलर नहीं है। डायगोनल में और स्केलर में सिर्फ इतना ही अंतर है, पूरा का पूरा सेम है, अगर एंट्री सेम है तो स्केलर बन जाएगी, अदरवाइज डायगोनल ही रहेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, आंखें खोल के बताओ। पहले तो
सारी एंट्री, इसको छुपाओ, ऊपर 0 नीचे 0, हाँ भाई परफेक्ट है। क्या सारी डायगोनल एंट्री सेम है? हाँ भाई बिल्कुल सेम है। अगर सारी डायगोनल एंट्री सेम है सो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, याद रखना इस बात को, ठीक है। सारी एंट्री सेम होनी चाहिए। अब वो मैट्रिक्स जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे कि वो कब आएगी, तो वो अब आएगी। देखिए भाई, नंबर 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत कमाल की चीज है। सबसे पहले तो स्क्वायर होती है ये, दूसरी चीज, चलो मैं ज्यादा दिमाग परेशान हो जाओगे, मैं सीधा दिखा दे रहा हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है? मेन डायगोनल में 1 होता है, बाकी सब 0। ऐसे ऐसे लिख लो, मेन डायगोनल में 1 होता है, बाकी सब 0। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आई से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? आई से, कैपिटल आई से, याद रखना। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये दोनों अभी पढ़े हैं, यहां दिमाग लगाते हैं। हाँ भाई, इसे हाइड करो। ऊपर 0 नीचे 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है कि डायगोनल की एंट्री सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो याद रखना, वो स्केलर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। तो याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। याद रहेगी ये बात, वरना ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, बस अभी हाल फिलहाल सीख लो। मेन डायगोनल में कितना होता है? 1, बाकी सारी एंट्रीज 0। ये देख लो ध्यान से, ये डायगोनल भी है और ये स्केलर भी है, ठीक है, ध्यान रहेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आई से डिनोट करते हो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आई से डिनोट करते हो, इतनी सी बात है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या खास बात है? डायगोनल एंट्रीज कितनी होती हैं? 1, और नॉन डायगोनल एंट्रीज कितनी होती है? 0। यही तो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चेक करो, डायगोनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। A is an identity matrix if पहला हाँ भाई बताओ, अगर A एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इनमें से कौन सी बात ठीक होगी उसके लिए? पहली कह रहा है ए आई जे इज 1, मतलब सारी एंट्रीज 1 होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, सारी एंट्रीज कहाँ 1 होती हैं? तो ये तो गलत ऑप्शन है। ए आई जे इज 0, मतलब सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। सारी एंट्री 0 भी नहीं है, ये भी गलत है। ये क्या कह रहा है? ए आई जे इज 1, मतलब एंट्रीज 1 होनी चाहिए। कौन सी? फॉर आई बराबर जे। आई बराबर जे का मतलब मैंने आपको बताया था ना, डायगोनल एंट्रीज मिलती है जब आई बराबर जे होता है। तो जब आई बराबर जे है मतलब ये डायगोनल एंट्रीज की बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि डायगोनल एंट्रीज इसकी 1 है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री 1 होती है। ये क्या कह रहा है? ए आई जे 1 जब आई नॉट इक्वल टू जे। नॉट इक्वल टू जे का मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज की बात कर रहा है। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एंट्रीज तो 0 होती है। तो यहाँ कहाँ 0 है? यहाँ तो ए आई जे है, 1 दिया हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। बट सोचो, अगर यहाँ में 0 लिख दूँ तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। हाल फिलहाल हमारे जो पेपर में सवाल आते हैं वो एक करेक्ट वाला आता है, बट सोचो मल्टीपल करेक्ट होता तो फिर दोनों आंसर ठीक थे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा इसको। तो आई होप आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया। एक छोटी सी चीज मैं बता दूं दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, बस ये याद रखना, कंफ्यूज ना होना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स? 2x2 पे बता रहा हूं। मेन डायगोनल में 1, बाकी एंट्रीज 0, या फिर 3x3 में देख लो, मेन डायगोनल में 1 और बाकी सब जगह 0। तो इस तरीके से लिखा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और वाइंड अप करते हैं सेशन को। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स
ए बराबर ए आई जे वेयर, देखो ए आई जे क्या दिया हुआ है, ठीक है। ए आई जे मतलब एंट्रीज या तो 1 है या फिर 0 है। एंट्रीज 1 कब है, जब आई बराबर जे है। आई बराबर जे मतलब डायगोनल एंट्रीज, आई नॉट इक्वल टू जे मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज मतलब अदर एंट्रीज। तो डायगोनल एंट्रीज में 1 है और बाकी जगह पे 0 है। और मैट्रिक्स है 2x2 की, तो 2x2 की मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज में 1 और बाकी सब जगह 0। अरे ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई लिख दो उसके प्लेस पे। तो इस तरीके से इस तरह के प्रॉब्लम्स पेपर में बनते रहते हैं। तो भाई ये बेसिक लेक्चर था। मेनली मैंने यहाँ पे जोर दिया टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे, उस पे बनने वाले सवालों पे। अब नेक्स्ट क्लास में और यहाँ से कैसे सवाल आते हैं, वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब सिखाया जाएगा। उन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा, ऐड, सब्ट्रैक्ट पे, मल्टीप्लाई पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो सबको आता है पहले से। मेन मुझे ट्रांसपोज वगैरह और इस चैप्टर को जल्द से जल्द वाइंड अप कराना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई इसको ढंग से पढ़िए, खुद पढ़िए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, औरों को बताइए, खुद भी सीखिए, औरों को भी सिखाइए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ भाई, मैं दोबारा से बता दूं कि अब दिन में 2 आपको लेक्चर्स मिला करेंगे, जब भी लेक्चर आया करेंगे तो 2 आया करेंगे। दिन में आफ्टरनून के टाइम पे आपको अलग यूनिट मिलेगी और शाम के समय में आपको कैलकुलस मिलेगा। जैसे अभी हाल फिलहाल के लिए दिन में आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चला रहे हैं, तो पहले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, फिर जो चलेगा वो शाम में आपको कैलकुलस का जो भी पार्ट चल रहा होगा वो मिलेगा। तो ठीक है भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।